बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम एक्शन को कहते हैं कैटालिसिस। कैटालिसिस का मतलब होता है रिएक्शन को स्पीड अप करना, और एंजाइम एक्शन वो भी तो यही होता है, रिएक्शन को स्पीड अप करना। An enzyme is a three-dimensional globular protein that has specific chemical composition due to its component amino acids and a specific shape. जैसा कि आपको पता है कि एंजाइम थ्री डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। थ्री डायमेंशनल यानी कि चिपटा नहीं होता, बल्कि इसके पास लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों डायमेंशंस मौजूद होती हैं। जैसे अगर मैं कॉपी पे एक सर्कल ड्रॉ कर दूं तो इसको कहते हैं टू डायमेंशनल, लेकिन अगर मेरे पास एक बॉल है, इसको कहते हैं थ्री डायमेंशनल, क्योंकि ये चिपटी नहीं है, इसके अंदर भी जगह मौजूद है। तो एक एंजाइम थ्री डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, और हर एंजाइम की दो खास चीज़ें होती हैं। एक, उसकी अपनी केमिकल कंपोजिशन होती है, और दूसरी शेप। केमिकल कंपोजिशन यानी कि वो बना कैसे हुआ है। एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं, लेकिन हर एंजाइम का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। एक एंजाइम के अंदर जो अमीनो एसिड्स मौजूद है और जिस तरतीब से मौजूद है, दूसरे एंजाइम के अंदर वो थोड़े से मुख्तलिफ होंगे। और हर एंजाइम की अपनी अपनी शेप होती है, जो कि उसके सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ मैच कर रही होती है। Every enzyme, by virtue of its specificity, recognizes and reacts with a special chemical substance called substrate. अपनी इस स्पेसिफिसिटी की वजह से, यानी इतना मखसूस होने की वजह से, एंजाइम सिर्फ एक खास चीज पर ही एक्ट करता है, जिसको कहते हैं उसका सबस्ट्रेट। और एक एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के अलावा और किसी सबस्ट्रेट पे एक्ट नहीं करता। जैसे कि मेरे पास एक एंजाइम है पेप्सिन, ये प्रोटीन्स पे एक्ट करता है, तो अगर हम इसको कार्बोहाइड्रेट्स दे देंगे तो ये उस पे एक्ट नहीं करेगा। An enzyme therefore reacts only with its specific substrate and transforms it into product. It is then released unaltered and thus can be used again and again. Unaltered यानी कि unchanged। देखें, एक एंजाइम है, सबस्ट्रेट है। जब ये सबस्ट्रेट एंजाइम में एंटर हो जाता है तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में एंजाइम सबस्ट्रेट पे एक्ट करता है और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। अब देखें, इस एंजाइम के अंदर प्रोडक्ट लगा हुआ है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। फिर ये प्रोडक्ट अलग हो जाता है एंजाइम से। और देखें, एंजाइम अनऑल्टर्ड है यानी कि अनचेंज्ड है, यही एंजाइम दोबारा भी इस्तेमाल हो जाएगा। आगे इस बॉक्स के अंदर मेटाबॉलिक चेन के बारे में लिखा गया है। In certain cases, enzymes act in a series of chemical reaction. कुछ केसेस में enzymes केमिकल रिएक्शन की एक सीरीज में काम करते हैं। In a particular order to complete a metabolic pathway. और उस सीरीज का एक खास ऑर्डर होता है, उस पूरी सीरीज को, उस चेन को कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। इसकी बेस्ट एग्जांपल्स हैं रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस। जब आगे जाके आप इन दोनों रिएक्शंस को स्टडी करेंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि कैसे रिएक्शंस की एक चेन मौजूद होती है। इस पिक्चर में देखें, यहाँ पे है एक सबस्ट्रेट। इस सबस्ट्रेट पे एंजाइम 1 ने काम किया और इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, ये बी है प्रोडक्ट। उसके बाद ये वाला प्रोडक्ट किसी और एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट का काम करेगा। यहाँ लिखा हुआ है एंजाइम 2, ये इस एंजाइम 2 के लिए सबस्ट्रेट का काम करेगा, और ये एंजाइम इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, उससे बन जाएगा सी। फिर इस सी पर एंजाइम 3 एक्ट कर रहा है, यानी कि एंजाइम 3 के लिए ये सबस्ट्रेट का काम कर रहा है, और एंजाइम 3 इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। फिर वो प्रोडक्ट भी किसी और एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट का काम कर रहा है, और लास्ट में जाके फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है। इसको कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवे, जिसमें केमिकल रिएक्शन की एक सीरीज मौजूद है। इनिशियल सबस्ट्रेट था हमारे पास ए, और लास्ट में जो फाइनल प्रोडक्ट बना है वो है ई। लेकिन वो प्रोडक्ट डायरेक्ट नहीं बना, बल्कि पहले सबस्ट्रेट से कोई और चीज़ बनी, फिर उस चीज़ पर किसी और एंजाइम ने एक्ट किया और उसे किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर दिया, फिर उस चीज़ को किसी एंजाइम ने किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से काफ़ी सारे मरहलों के बाद जाके हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बना है। The successive enzymes containing these reactions are normally present together in a precise order of reaction.
सक्सेसिव मतलब लगातार। इन रिएक्शंस में जो लगातार एंजाइम्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो एक खास ऑर्डर में मौजूद होते हैं। क्यों? ताकि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैंड ऑन आसानी से हो सके एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम तक। हैंड ऑन का मतलब होता है ट्रांसफर या पास। आसानी से एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम तक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर हो सकें, इसलिए वो सारे एंजाइम्स एक खास तरतीब में मौजूद होते हैं और उससे एक एंजाइम टू एंजाइम चेन बन रही होती है। इन दिस वे द प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन स्टेप इन पाथवे आर ट्रांसफर्ड टू द एंजाइम कैटलाइजिंग द नेक्स्ट स्टेप। इस तरह से एक स्टेप में जो प्रोडक्ट बना है वो दूसरे एंजाइम तक ट्रांसफर हो जाएगा और फिर वो उसको कैटलाइज करेगा। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है फीडबैक इनहिबिशन। मेटाबॉलिक पाथवे में फीडबैक इनहिबिशन क्या होती है? इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है इनहिबिटर्स, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी। वहां पे जाके हम ये इनहिबिशन सीखेंगे। आगे लिखा हुआ है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में रिएक्ट करते हैं एक्टिव साइट के जरिए, और एक्टिव साइट को लिखा हुआ है चार्ज बियरिंग साइट। एक्टिव साइट में चार्जेस मौजूद होते हैं। एक्टिव साइट के अंदर जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनके अंदर चार्जेस होते हैं। The charge and shape of the active site is formed by some amino acids present in the polypeptide chain of the active site of the enzyme. एक्टिव साइट के अंदर जो चार्जेस होते हैं और जो एक्टिव साइट की खास शेप होती है वो उसके अंदर जो अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं उनकी वजह से होती है। अमीनो एसिड्स के अंदर चार्जेस होते हैं और अमीनो एसिड ही एक खास तरह से अरेंज होकर एक्टिव साइट की शेप बना रहे होते हैं। These amino acids are brought closer and are arranged in a specific way by coiling and folding of the polypeptide chain within the globular geometry of the enzyme. यहाँ पे ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में लिखा हुआ है कि कैसे पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल होती है और फिर फोल्ड होती है और उससे एंजाइम का एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनता है। ग्लोबुलर प्रोटीन आपको याद है ना, ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर जब पॉलीपेप्टाइड चेन्स बैंड फोल्ड और ट्विस्ट होके स्ट्रक्चर बनाती हैं ग्लोबुलर प्रोटीन का, तो उसके अंदर बॉन्ड्स भी मौजूद होती हैं जैसे कि डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। उन बॉन्ड्स के जरिए ही ये स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है। अगर बॉन्ड कहीं से ब्रेक हो जाएगा तो उनकी ये बेंडिंग और फोल्डिंग ये सब ओपन हो जाएंगी और ग्लोबुलर स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। The active site of the enzyme is made up of two definite regions, that is the binding site and the catalytic site. एक्टिव साइट के वो कह रहे हैं दो हिस्से होते हैं, एक होती है बाइंडिंग साइट, एक होती है कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट का काम होता है, नाम से ही पता चल रहा है, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होना, अटैच होना। जब सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट के साथ अटैच हो जाता है तो उसके बाद कैटालिटिक साइट एक्टिवेट हो जाती है। कैटालिटिक साइट का काम होता है कैटालिसिस करना, यानी कि उस सबस्ट्रेट पे काम करना और उसको तेजी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। आगे है एंजाइम रिक्वायर्स एक्वस मीडियम फॉर इट्स एक्टिविटी। ज्यादातर एंजाइम्स को काम करने के लिए एक्वस मीडियम चाहिए होता है, यानी कि पानी वाला इन्वायरमेंट चाहिए होता है। जैसे कि एंजाइम्स सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर काम कर रहे होते हैं तो वहां पे पानी मौजूद होता है ना साइटोप्लाज्म में। हमारी बॉडी में ज्यादातर एंजाइम्स ऐसे ही हैं जिनको एक्वस मीडियम चाहिए होता है। इस बॉक्स में लिखा हुआ है मोस्ट एंजाइम्स डू नॉट फ्लोट अबाउट इन अ काइंड ऑफ साइटोप्लाज्मिक सूप but are attached to membrane systems inside the cell in specific and orderly arrangements. वो कह रहे हैं ज्यादातर एंजाइम्स साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं तैर रहे होते बल्कि वो ऑर्गेनल्स के अंदर अटैच होते हैं। ये बात ठीक है कि एंजाइम्स ऑर्गेनल्स के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन ज्यादातर एंजाइम्स असल में साइटोप्लाज्म के अंदर ही मौजूद होते हैं। कुछ एंजाइम्स जो किसी ऑर्गेनल के साथ जुड़े होते हैं क्योंकि उनका काम उस ऑर्गेनल के काम वाला ही होता है। जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, इनका काम होता है फोटोसिंथेसिस करना, तो जो फोटोसिंथेसिस वाले एंजाइम्स हैं वो क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होंगे। लेकिन ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट, लेकिन ज्यादातर एंजाइम्स असल में साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं। फ्लोट मतलब तैर रहे होते हैं। Emil Fischer proposed a lock and key model to visualize substrate and enzyme interactions. आगे हम दो मॉडल्स के बारे में पढ़ने लगे हैं। एक है जो एमिल फिशर ने दिया था लॉक एंड की मॉडल, और दूसरा कोशलैंड ने दिया था इंड्यूस्ड फिट मॉडल। एमिल फिशर ने जो लॉक एंड की मॉडल दिया उसके अंदर उसने क्या बताया? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, एज वन स्पेसिफिक की कैन ओपन ओनली अ स्पेसिफिक लॉक,
जैसे कि एक ताले के ऊपर सिर्फ उसकी खास चाबी ही लगती होती है। इन द सेम मैनर अ स्पेसिफिक एंजाइम कैन ट्रांसफॉर्म ओनली वन सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। वैसे ही एक एंजाइम भी एक खास सबस्ट्रेट पे काम करता है और उसको प्रोडक्ट में चेंज करता है। जैसे एक ताला है, इसके अंदर इसकी अपनी चाबी ही लगती है। अगर कोई और चाबी इसके अंदर फिट आ भी जाती है तो ताला उससे खुलता नहीं है, यानी उन दोनों के दरमियान कोई रिएक्शन नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही इस मॉडल के मुताबिक एक एंजाइम के अंदर सिर्फ उसका अपना सबस्ट्रेट ही फिट आता है और वो सिर्फ उसी पर ही काम करता है और उसको प्रोडक्ट में चेंज करता है। According to lock and key model, the active site is a rigid structure. There is no modification or flexibility in the active site before, during or after the enzyme action, and it is used only as a template. इस मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट रिजिड होती है, मतलब फिक्स्ड होती है, हार्ड होती है। उसके अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। उसकी शेप जिस तरह की होती है बस वैसी ही रहती होती है, भले सबस्ट्रेट आके अटैच हो या ना हो, उसकी शेप फिक्स्ड होती है, उसमें कोई लचक नहीं होती। और एंजाइम सिर्फ एक टेम्पलेट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा होता है। टेम्पलेट कहते हैं सांचा, बर्तन। जैसे कि आप देखिए कोई बर्तन है, इसकी शेप फिक्स है ना, ऐसा तो नहीं है मैं इसके अंदर अगर कोई खाना डालूंगी तो ये अपने आप को जरा उसके हिसाब से मैनेज कर लेगा। जैसे ये प्लेट है, ये कहेगी मैं अपने आप को थोड़ा सा कटोरी टाइप बना लेती हूँ ताकि इस खाने को अच्छे तरीके से अपने अंदर फिट कर सकूं। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि इस प्लेट के अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। वैसे ही लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट रिजिड होती है, उसके अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। जो उसकी शेप होती है हर हाल में उसकी शेप वही रहती है। लेटेस्ट स्टडीज डिड नॉट सपोर्ट दिस मॉडल इन ऑल रिएक्शंस। बाद वाली स्टडीज ने सारे रिएक्शन के अंदर लॉक एंड की मॉडल को सपोर्ट नहीं किया। फिर मॉडल आया कोशलैंड का 1959 में। इसका नाम है इंड्यूस फिट मॉडल। He argued that when a substrate combines with an enzyme, it induces changes in the enzyme structure. इसने कहा कि जब सबस्ट्रेट अटैच होता है एंजाइम के साथ तो वो एंजाइम की शेप के अंदर थोड़ी बहुत तब्दीली लेकर आता है। यानी कि एक्टिव साइट की शेप थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है। जब सबस्ट्रेट आके अटैच हुआ तो उसकी वजह से उसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली आ जाती है, वो कोई रिजिड नहीं होती। इसकी मिसाल आप ले लें कि आपके पास एक रबर का दस्ताना है। जब आप इसके अंदर अपना हाथ डालेंगे तो आपके हाथ के हिसाब से ये अपने आप को थोड़ा एडजस्ट कर लेगा। कोई रिजिड नहीं होगा ये, बल्कि फ्लेक्सिबल होगा। लेकिन शेप तो इसकी खास ही है ना, है तो आपके हाथ जैसी ही। इसको पाँव पे नहीं पहना जा सकता क्योंकि पाँव और हाथ की शेप आपस में मैच नहीं करती। तो वैसे ही इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक एंजाइम की शेप तो खास ही होती है, लेकिन सबस्ट्रेट उसके अंदर थोड़ी बहुत तब्दीली ले आता है और वो सबस्ट्रेट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेती है ताकि सबस्ट्रेट अच्छे तरीके से फिट आ जाए उसके अंदर। द चेंज इन स्ट्रक्चर इनेबल्स द एंजाइम टू परफॉर्म इट्स कैटालिटिक एक्टिविटी मोर इफेक्टिवली। ये चेंज इसलिए आता है ताकि एंजाइम अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी शो करने की वजह से वो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अटैच अच्छे तरीके से होगा। अस्सलामुअलैकुम।